आसमान को देखकर सोचा होगा कि ये नीला ही क्यों है, या फिर बारिश के बाद वो जादुई इंद्रधनुष कैसे बन जाता है। ये ऐसे सवाल हैं जो बच्चों को ही नहीं, मतलब हम बड़ों को भी हैरान करते हैं। बिल्कुल। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे पास 10वीं कक्षा की विज्ञान की किताब का एक अध्याय है जो मानव आंख से लेकर हमारे इस रंग बिरंगे संसार के पीछे की वो पूरी फिजिक्स को समझाता है। हाँ। लेकिन हम इसे किसी क्लास की तरह नहीं, बल्कि एक जासूस की तरह देखेंगे। ये पता लगाने निकले हैं कि हम दुनिया को वैसा क्यों देखते हैं जैसा वो हमें दिखती है। ये वाकई एक दिलचस्प सफर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम ये समझेंगे कि हमारी आंखें, जो कि एक तरह से बायोलॉजिकल कैमरा है, वो काम कैसे करती हैं। हाँ। और फिर हम उस प्रकाश की कहानी में उतरेंगे जिसे ये कैमरा कैप्चर करता है। मतलब कैसे हमारे वायुमंडल की वजह से ही हम ये खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे एडवांस कैमरा से, जो हमारे पास पहले से ही है, हमारी अपनी आंखें। सोर्स में इसकी तुलना एक कैमरे से की गई है। क्या ये वाकई इतना सीधा है? मतलब एक लेंस, एक स्क्रीन। हाँ, बुनियादी तौर पर यह तुलना बिल्कुल सही है। इसे ऐसे समझिए कि हमारी आंख एक बहुत ही एडवांस्ड ऑटो फोकस ऑर्गेनिक गोप्रो है। अच्छा। सबसे पहले प्रकाश कॉर्निया से अंदर आता है, जो कैमरे के लेंस के ऊपर लगे ग्लास की तरह है। ये एक पारदर्शी झिल्ली है जो प्रकाश की किरणों को सबसे ज्यादा मोड़ती है, या कहिए कि रिफ्रैक्ट करती है। अच्छा, तो मेन काम कॉर्निया का है, लेंस का नहीं। मुझे हमेशा लगता था कि सारा फोकस का काम तो लेंस ही करता है। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। ज्यादातर बेंडिंग कॉर्निया ही कर देता है। उसके बाद आता है आइरिस यानी परितारिका, जो हमारी आंखों का रंगीन हिस्सा होता है। जी। ये कैमरे के अपर्चर की तरह काम करता है। इसके बीच में एक छेद होता है, जैसे पुतली कहते हैं, मतलब प्यूपिल। आइरिस इसी पुतली के साइज को कंट्रोल करता है। जब रोशनी ज्यादा होती है तो ये पुतली को छोटा कर देता है, और जब कम होती है तो बड़ा कर देता है, ताकि सही मात्रा में प्रकाश अंदर जा सके। बिल्कुल। और फिर आता है असली लेंस। क्रिस्टलीय लेंस का काम है फाइन ट्यूनिंग करना। ये जेली जैसे प्रोटीन से बना एक लचीला लेंस है। ओके। इसका मुख्य काम फोकस दूरी को एडजस्ट करना है, ताकि तस्वीर एकदम शार्प बने। और ये तस्वीर बनती है आंख के पिछले हिस्से में एक पर्दे पर, जिसे रेटिना कहते हैं। ये कैमरे के सेंसर या पुरानी फिल्म की तरह है। यहाँ एक बात मुझे हमेशा से हैरान करती रही है। सोर्स कहता है कि रेटिना पर जो इमेज बनती है वो उल्टी और वास्तविक होती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी आंखें असल में दुनिया को उल्टा देखती हैं? बिल्कुल। आप और मैं इस वक्त एक दूसरे को अपनी आंखों से सच में उल्टा ही देख रहे हैं। रेटिना पर एक उल्टी इमेज बनती है, लेकिन हमारा दिमाग किसी शानदार वीडियो एडिटर की तरह काम करता है। वाह। रेटिना पर मौजूद लाखों प्रकाश संवेदी कोशिकाएं इस इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देती हैं। फिर ऑप्टिक नर्व मतलब दृक् तंत्रिकाएं इन सिग्नलों को बिजली के तारों की तरह दिमाग तक ले जाती हैं, और हमारा दिमाग इन सिग्नलों को डिकोड करके हमें सीधी दुनिया दिखाता है। और ये सब पलक झपकने से भी कम समय में हो जाता है? हाँ बिल्कुल। कमाल है। यानी हमारे दिमाग में एक फुल टाइम वीडियो एडिटर बैठा है जो लगातार फुटेज को फ्लिप कर रहा है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और सवाल है। हमारी आंखें एक सेकंड में दूर सड़क पर चल रही गाड़ी और अगले ही पल हाथ में रखी किताब दोनों पर फोकस कर लेती हैं। ये ऑटो फोकस कैसे काम करता है? इसे नेत्र की समंजन क्षमता या पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं, और इसका पूरा श्रेय जाता है लेंस को पकड़े हुए छोटी छोटी मांसपेशियों को, जिन्हें पक्षमाभी पेशियां या सीलियरी मसल्स कहते हैं। तो ये मांसपेशियां करती क्या हैं? जब हमें दूर की कोई चीज देखनी होती है तो ये मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं। इससे लेंस पर दबाव कम हो जाता है और वह खिंचकर पतला हो जाता है। ओ अच्छा। लेंस के पतले होने से उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और हम दूर की चीजें साफ देख पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम पास की कोई किताब पढ़ने लगते हैं, ये मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, लेंस पर दबाव डालती हैं, जिससे वह मोटा और ज्यादा गोल हो जाता है और फोकस दूरी कम हो जाती है। सही। और हम पास की चीजें साफ देख पाते हैं। ये एक शानदार मैकेनिज्म है। तो इसीलिए जब हम बहुत देर तक पास से कुछ पढ़ते हैं तो आंखों में खिंचाव महसूस होता है, क्योंकि वो मांसपेशियां लगातार काम कर रही होती है ना। बिल्कुल सही। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ने के लिए एक न्यूनतम दूरी बनाए रखनी चाहिए। एक सामान्य आंख के लिए यह दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। इसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। मतलब वो कम से कम दूरी जहां से हम बिना आंखों पर जोर डाले साफ पढ़ सकते हैं। हाँ, और जहां तक दूर देखने की बात है,
तो हमारी आंखों के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। हम सैद्धांतिक रूप से चांद तारों को भी साफ देख सकते हैं। लेकिन उम्र के साथ ये सुपर पावर कमजोर पड़ने लगती हैं, लोगों को चश्मा लग जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये मांसपेशियां या लेंस ही कमजोर हो रहा होता है? हाँ, अक्सर यही होता है और इसी से दृष्टि दोष पैदा होते हैं। सोर्स में 3 मुख्य दोषों का जिक्र है। पहला है निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। इसमें व्यक्ति को पास की चीजें तो साफ दिखती हैं पर दूर की नहीं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आंख का कैमरा थोड़ा ज्यादा जूम इन हो गया है। मतलब पास की चीजें तो ठीक हैं, पर दूर की चीजें फोकस में आने से पहले ही रेटिना पर बन जाती हैं, इसलिए धुंधली दिखती हैं। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। ठीक यही होता है। दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना तक पहुंचने से पहले ही फोकस हो जाती हैं। फैला देता है ताकि वे सही जगह यानी रेटिना पर फोकस हों। और दूसरा दोष इसका ठीक उल्टा होगा, दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। जी, इसमें व्यक्ति को दूर की चीजें तो साफ दिखती हैं पर पास की चीजें धुंधली नजर आती हैं। इसमें पास की वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के पीछे जाकर फोकस होती हैं। अच्छा, इसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग होता है, जो किरणों को थोड़ा सिकोड़कर रेटिना पर फोकस करवाता है। और एक तीसरा दोष भी है जो अक्सर बुढ़ापे में होता है, प्रेसबायोपिया। ये क्या है? ये असल में हमारी समंजन क्षमता का कमजोर पड़ जाना है। उम्र के साथ हमारी सिलियरी मसल्स कमजोर हो जाती हैं और लेंस का लचीलापन भी कम हो जाता है। मतलब वो आसानी से मोटा या पतला नहीं हो पाता? हाँ, इस वजह से व्यक्ति का निकट बिंदु जो 25 सेंटीमीटर था वो दूर खिसक जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बुजुर्ग लोग अक्सर अखबार या मेन्यू कार्ड को दूर रखकर पढ़ते हैं। और इसके लिए वो 2 अलग-अलग पावर वाले चश्मे इस्तेमाल करते हैं, है ना? हाँ, इसके लिए अक्सर द्विफोकसी मतलब बाईफोकल लेंस की जरूरत पड़ती है। चश्मे के ऊपरी हिस्से में दूर देखने के लिए अवतल लेंस होता है और निचले हिस्से में पास का पढ़ने के लिए उत्तल लेंस। ये तो हुई हमारी आंख की बात, जो एक तरह का रिसीवर है। पर ये जो सिग्नल यानी प्रकाश को रिसीव कर रही है, उसकी अपनी कहानी भी तो उतनी दिलचस्प है। बिल्कुल। आइजैक न्यूटन ने इसी कहानी का एक पन्ना खोला था, सिर्फ एक कांच के प्रिज्म से। हाँ, हम सबने स्कूल में पढ़ा है कि प्रिज्म प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ देता है। पर सोचने वाली बात यह है कि न्यूटन के लिए ये इतनी बड़ी खोज क्यों थी? क्योंकि इससे पहली बार ये साबित हुआ कि सफेद लाइट कोई शुद्ध रंग नहीं बल्कि खुद एक मिलावट है। तो सफेद असल में सारे रंगों का एक कॉकटेल है। एकदम सही। जब सूर्य का सफेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वो अपने 7 घटक रंगों में बंट जाता है। इस प्रक्रिया को विक्षेपण या डिस्पर्जन कहते हैं और हमें जो रंगों का बैंड मिलता है उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। विबग्योर। हाँ, वही। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। लेकिन ऐसा होता क्यों है? हर रंग अलग अलग क्यों मुड़ता है? क्योंकि कांच के अंदर हर रंग की स्पीड थोड़ी अलग अलग होती है। इस वजह से जब वे प्रिज्म से गुजरते हैं तो अलग अलग कोणों पर मुड़ते हैं। बैंगनी प्रकाश जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है वो सबसे ज्यादा मुड़ता है। और लाल प्रकाश सबसे कम? सही, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। न्यूटन ने तो इसे साबित करने के लिए एक और प्रिज्म को उल्टा रखकर उस स्पेक्ट्रम के रास्ते में रख दिया था और देखा कि 7 रंग मिलकर फिर से सफेद प्रकाश बन गए। ये एक निर्णायक सबूत था। और प्रिज्म का यही सिद्धांत हमें प्रकृति के सबसे खूबसूरत नजारों में से एक इंद्रधनुष को समझने में मदद करता है। ये तो प्रकृति का अपना विशाल प्रिज्म शो है। बिल्कुल। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। बारिश के बाद हवा में पानी की जो लाखों छोटी छोटी बूंदें तैर रही होती हैं ना, वो सभी छोटे प्रिज्म की तरह काम करती हैं। अच्छा। जब सूर्य का प्रकाश एक बूंद में घुसता है तो पहले उसका अपवर्तन और विक्षेपण होता है, जिससे वो 7 रंगों में टूट जाता है। फिर ये रंग बूंद की पिछली सतह से टकराकर आंतरिक रूप से परावर्तित होते हैं, मतलब इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और फिर बूंद से बाहर निकलते हैं। हाँ, और बाहर निकलते समय उनका फिर से अपवर्तन होता है। इन तीनों प्रक्रियाओं के मिले जुले असर से हमें आसमान में रंगों का एक खूबसूरत धनुष दिखाई देता है। वाह, ये तो काफी जटिल प्रक्रिया है जो हर एक बूंद के अंदर हो रही है। इसी से जुड़ा एक और सवाल है जो मुझे हमेशा परेशान करता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं पर ग्रह नहीं? दोनों ही तो आसमान में हैं। तारे हमसे बहुत बहुत दूर हैं, इसलिए वे हमें प्रकाश के एक बिंदु स्रोत की तरह दिखते हैं। एक पॉइंट सोर्स की तरह। हाँ,
जब उस एक बिंदु से प्रकाश की किरण हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उसे हवा की अलग-अलग परतों से गुजरना पड़ता है। इन परतों का तापमान और घनत्व लगातार बदलता रहता है, जिससे हवा हिलती डुलती रहती है। तो ये कुछ ऐसा है जैसे हम किसी स्विमिंग पूल के नीचे से ऊपर जलती हुई एक छोटी एलईडी लाइट को देख रहे हों। पानी के हलचल से लाइट हमें झिलमिलाती हुई दिखेगी। इससे बेहतर एनालॉजी नहीं हो सकती। तारा वही छोटी एलईडी है और हमारा वायुमंडल वो हिलता डुलता पानी। हवा की हलचल के कारण प्रकाश का रास्ता लगातार थोड़ा-थोड़ा बदलता रहता है, जिससे तारे की आभासी स्थिति बदलती है। हाँ, और हमारी आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा भी बदलती है। इसी को हम टिमटिमाना कहते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर वायुमंडल की वजह से तारे टिमटिमाते हैं, तो जब हम किसी ऊंचे पहाड़ पर जाते हैं जहां हवा पतली होती है, तो क्या वहां तारे कम टिमटिमाते हुए दिखने चाहिए? आपका सवाल बिल्कुल सही है। हाँ, ऊंचाई पर वायुमंडल की परत पतली हो जाती है, इसलिए टिमटिमाने का प्रभाव कम हो जाता है। और अंतरिक्ष से, जहां कोई वायुमंडल नहीं है, तारे बिल्कुल नहीं टिमटिमाते। सही है। अब रही ग्रहों की बात, तो वे पृथ्वी के बहुत पास हैं, इसलिए वे बिंदु स्रोत की तरह नहीं, बल्कि प्रकाश के एक बड़े स्रोत की तरह दिखते हैं। एक बड़ी फ्लडलाइट की तरह? हाँ, कह सकते हैं। उस बड़ी रोशनी पर वायुमंडल की छोटी-मोटी हलचल का कोई खास असर नहीं पड़ता, क्योंकि अलग-अलग बिंदुओं से आने वाले प्रकाश का टिमटिमाने का प्रभाव एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। अच्छा, और सोर्स में लिखा है कि इसी वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से हमें सूर्योदय 2 मिनट जल्दी और सूर्यास्त 2 मिनट देर से दिखता है। इसका क्या मतलब है? वायुमंडल प्रकाश को हमारी ओर मोड़ देता है, जिससे हमें सूर्य की एक आभासी छवि क्षितिज के ऊपर दिखाई देने लगती है। ये सुबह और शाम दोनों समय होता है। यानी हमें हर दिन लगभग 4 मिनट अतिरिक्त सूर्य का प्रकाश मिलता है। हाँ, कमाल है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, वो सवाल जिसने शायद हम सबको कभी ना कभी सोचने पर मजबूर किया है। आसमान का रंग नीला क्यों होता है? इसका जवाब प्रकाश की एक और घटना में छिपा है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग कहते हैं। हमारे वायुमंडल में हवा के अणु और धूल के बहुत ही सूक्ष्म कण मौजूद हैं। जी। जब सूर्य का सफेद प्रकाश, जो असल में 7 रंगों का मिश्रण है, इन कणों से टकराता है, तो ये कण प्रकाश को चारों दिशाओं में बिखेर देते हैं। लेकिन वे सिर्फ नीले रंग को ही क्यों बिखेरते हैं? इसके अनुसार ये छोटे कण छोटी तरंगदैर्घ्य मतलब शॉर्ट वेवलेंथ वाले प्रकाश को ज्यादा प्रभावी ढंग से बिखेरते हैं। और नीले रंग की वेवलेंथ छोटी होती है। हाँ, नीले और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है और लाल रंग की सबसे बड़ी। तो वायुमंडल के कण नीले रंग को पकड़कर चारों तरफ फैला देते हैं, जबकि लंबी वेवलेंथ वाले लाल रंग को सीधे जाने देते हैं। अच्छा, तो ये बिखरा हुआ नीला प्रकाश ही है जो हर दिशा से हमारी आंखों में पहुंचता है और हमें पूरा आसमान नीला दिखाई देता है। बिल्कुल, और इसी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां कोई वायुमंडल ही नहीं है बिखेरने के लिए। सही कहा। सूरज से आने वाला प्रकाश सीधा उनकी आंखों में पड़ता है और बाकी हर तरफ अंधेरा होता है। ये तो बहुत दिलचस्प कनेक्शन है। तो क्या इसी वजह से खतरे के सिग्नल हमेशा लाल रंग के होते हैं, क्योंकि लाल रंग सबसे कम बिखरता है और धुंध या कोहरे में भी दूर तक जा सकता है? आपने बिल्कुल सही समझा। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है, इसलिए वो हवा में मौजूद कणों से सबसे कम प्रकीर्णित होता है और बिना ज्यादा बिखरे दूर तक यात्रा कर सकता है। इसीलिए ट्रैफिक लाइट से लेकर एम्बुलेंस तक हर जगह खतरे के लिए लाल रंग का इस्तेमाल होता है। तो आज हमने अपनी आंखों के अंदर के कैमरे से लेकर आसमान में होने वाले लाइट शो तक का पूरा सफर तय कर लिया। ये वाकई अद्भुत है कि कैसे भौतिकी के कुछ सरल नियम मिलकर इतने खूबसूरत और जटिल नज़ारे बनाते हैं। और इन नज़ारों को देखने की क्षमता कितनी कीमती है, इसका एहसास भी होता है। सोस में नेत्रदान के बारे में एक बहुत जरूरी बात बताई गई है। ये एक ऐसा दान है जो हमारी मृत्यु के बाद भी किसी की जिंदगी में रोशनी ला सकता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर हमारी आंखें दान की जा सकती हैं और एक व्यक्ति द्वारा दान की गई आंखों से कॉर्निया अंधता से पीड़ित 4 लोगों तक को दृष्टि मिल सकती है। 4 लोगों को? हाँ, ये विज्ञान को सीधे सीधे मानवता से जोड़ने का एक बहुत गहरा तरीका है। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है।
विज्ञान हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि दुनिया कैसे काम करती है, बल्कि ये भी कि हम उसे दूसरों के लिए बेहतर कैसे बना सकते हैं। अंत में एक विचार छोड़कर जाती हूँ। जी बताइए। हमने जाना कि हमारे वायुमंडल के सूक्ष्म कण छोटे तरंग दैर्घ्य वाले नीले प्रकाश को सबसे ज्यादा बिखेरते हैं, जिससे आकाश नीला दिखते हैं। अब सोचिए, अगर हमारे वायुमंडल में मौजूद कणों का आकार बहुत बड़ा होता, जैसे कि मान लीजिए पानी की बूंदों जितना, तो आकाश का रंग कैसा होता? क्या तब भी वो नीला ही होता या फिर सफेद या किसी और रंग का?